ये 3D में वास्तव में ये रेड वाली लाइन जो है ऊपर नीचे ब्लैक के जा रही है, फिर यहाँ पर जो ब्लू वाली लाइन है वो ब्लैक के आगे पीछे जा रही है। लेकिन ये दोनों बढ़ किस तरफ रही है? बढ़ रही है ब्लैक की तरफ, और इसी सम्मिलित तरंग को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बल्ब में तो वजन है, तो बल्ब तो हमारा पदार्थ हो गया, जबकि जो लाइट निकल रही है उससे जो लाइट निकल रही है उसमें तो कोई वजन नहीं है। जब उसमें वजन नहीं है तो वो क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पर यह पूरी तरीके से सच नहीं है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पर जो ये समूह बन रहा है प्रकाश की किरणों का, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकली और गई चांद पर, चांद पर जाने के बाद वहां से टकराई और टकरा कर पृथ्वी पर आ रही है, जिसे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर चांद को दिखने के लिए इसका खुद का प्रकाश नहीं है, ये चांद खुद को दिखाने के लिए किसके प्रकाश का यूज किया? सन के प्रकाश को यूज किया, मतलब सूर्य के प्रकाश को यूज किया। तो यहाँ पर जो ये सूर्य, मतलब यहाँ पर जो चांद है, ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? तो ये हमारा नॉन लुमिनस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, हाँ जी, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्रोत के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। पर इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इस बारे में समझेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या, क्योंकि जब तक आप प्रकाश को नहीं समझेंगे कि प्रकाश आखिर है क्या, कैसे बनता है, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो आइए अब समझते हैं प्रकाश के बारे में कि आखिर अब प्रकाश होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। इसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहले आपको ये समझना होगा, जो पहली लाइन है हमारी कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, तो ये समझना होगा कि आखिर प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है क्या। तो देखिए, ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं जो होती है, सभी चीज़ें जो होती है, वो मात्र दो चीज़ों से बनी होती है। एक होता है ऊर्जा और दूसरा होता है पदार्थ। जैसे कि इसमें अंतर देखने के लिए आपको ये देख सकते हैं कि जिसमें भी वजन हो, वजन मतलब द्रव्यमान हो, जिसमें भी द्रव्यमान हो वो पदार्थ है, और जिसमें द्रव्यमान नहीं हो वो पदार्थ नहीं है, मतलब कि वो ऊर्जा है। जिसमें द्रव्यमान नहीं हो वो ऊर्जा है, जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाएगा। और इन्हीं दोनों के मिश्रण से पूरी दुनिया बनी हुई है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आप मुझे देखिए, जब मुझ में द्रव्यमान है तो मैं एक पदार्थ का रूप हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, इस आवाज में तो कोई द्रव्यमान नहीं है। आप इस द्रव्यमान के तौर तरीके से तो नहीं नाप सकते हैं कि ये आधा केजी का आवाज निकल रहा है, तो आप इस तरीके से नहीं नाप सकते हैं। तो जब इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है तो यह ऊर्जा का रूप है। इसी प्रकार से आप प्रकाश को देखिए, तो बल्ब में तो वजन है, तो बल्ब तो हमारा पदार्थ हो गया, जबकि जो लाइट निकल रही है, उससे जो लाइट निकल रही है उसमें तो कोई वजन नहीं है। जब उसमें वजन नहीं है तो वो क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। तो जिसमें वजन नहीं होता है ऊर्जा का रूप होता है। जैसे कि विद्युत ऊर्जा होता है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा होता है, यहीं पर आता है प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर से जो लाइट निकलती है, सूर्य से जो लाइट निकलती है, उसमें भी कोई द्रव्यमान नहीं होता है, तो वो ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रकाश हमारा क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। अब दूसरी लाइन को समझते हैं। दूसरी लाइन हमारी कह रही है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। अब ये कह रही है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। अब हमें विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ना तो 12th क्लास में है, जबकि हम प्रकाश के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा सा जिक्र आ गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, और इससे डिटेल्ड में यदि हमें पढ़ना हो तो 12th में। लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर होता कैसे है, कैसे बनता है, और ये प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप कैसे है, और इस रूप में ये गति कैसे करता है। तो देखिए आप यहाँ पर, तो ये देखिए, ये है विद्युत चुंबकीय तरंग का वास्तविक रूप। ये इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग आगे की तरफ गति करता है। अब चूंकि ये आपके क्लास में क्यों नहीं है ये भी बता देते हैं। जैसे कि ये एक 3D ग्राफ है, 3D मतलब कि त्रिविमीय ग्राफ है, और आप अभी तक मतलब 9th और 10th में भी सिर्फ आप द्विविमीय ग्राफ पढ़ेंगे, मतलब कि 2D ग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, मतलब कि लंबाई हो और चौड़ाई हो, लेकिन ऊंचाई उसमें नहीं होता है ज़्यादातर ऐसे। लेकिन जब उसमें ऊंचाई हो जाए तो वो 3D कहलाने लगता है। ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ है, और ये इस तरफ, तो ऐसा नहीं है। इसे आप वास्तविक जीवन में देखना चाहते हैं तो ये इस प्रकार का है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का है। जैसे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है रेड वाला, और ब्लैक वाला इधर जा रहा है, और जो ब्लू वाला इस तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ, इधर की तरफ इसकी मोटाई को दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है। रेड वाली लाइन कैसे हो रही है? ये ऊपर नीचे हो रही है। और जब हम ब्लू की बात करते हैं तो ये इस तरफ निकला हुआ है। तो जो इसकी लाइन है, मतलब ये वाली लाइन जो है वो इस तरफ जा रही है, मतलब कि इस काले वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, इसके
यहाँ से निकल रही है और इससे थोड़ा ऊपर आ रही है, फिर पीछे जा रही है, फिर आगे जा रही है, फिर पीछे जा रही है, ना कि ये इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, ये 2D में ऐसे ही दिख रहा है, जबकि ये 3D में वास्तव में ये रेड वाली लाइन जो है ऊपर नीचे ब्लैक के जा रही है, फिर यहाँ पर जो ब्लू वाली लाइन है वो ब्लैक के आगे पीछे जा रही है। लेकिन ये दोनों बढ़ किस तरफ रही है? बढ़ रही है ब्लैक की तरफ, और इसी सम्मिलित तरंग को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग। और यही होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये कई प्रकार के होती हैं, इनकी जो अलग अलग प्रकार मापे जाते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग के जो अलग अलग प्रकार मापे जाते हैं वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर मापे जाते हैं कि इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है। देखिए, तरंग दैर्ध्य यहाँ से इसके पीक से इसके पीक तक के जो दूरी होगा वही तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो इसकी लंबाई के आधार पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य मापी जाती है। जब हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में मानव नेत्र में, तो उसमें आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया जो सम्मिलित रूप से जा रहा है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इससे विद्युत चुंबकीय तरंग। ये चुंबकीय तरंग है ब्लू वाला, और जो ऊपर नीचे जा रहा है हमारा वो विद्युतीय तरंग है, और दोनों को मिलने से जो तरंग बन रही है वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रकाश के, जबकि हम चर्चा करेंगे इस लाइन पर कि यह हमें किसी वस्तु को देखने में मदद कैसी करती है। अभी परिभाषा खत्म नहीं हुआ है, अभी परिभाषा में हम सिर्फ इन 2 लाइनों पर चर्चा कर पाए हैं कि एक ऊर्जा का रूप किस प्रकार से है ये, और ये दूसरी जो अभी हमने चर्चा किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर है कैसे। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे अपने कॉपी पर उतार भी सकते हैं इसी प्रकार से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे चलिए हम चर्चा करते हैं इस बारे में कि ये जो किसी वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आप किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, इसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि जिस प्रकार से हमें मतलब कि किसी भी जीव को इतना ज़रूरी है कि उसे देखने के लिए एक आँख हो, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि वहाँ पर प्रकाश मौजूद हो। जब तक आपके पास मान लीजिए आप स्वस्थ आँख से देख रहे हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में क्या है आप नहीं देख पाएंगे। इसे क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। जबकि अब देखिए, प्रकाश हमें कोई भी वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से हम उसे देख रहे हैं, ठीक। तो ये वस्तु देखने के लिए जरूरी है कि इस पर प्रकाश हो, इससे टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक आए, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आंख से कोई लाइट निकली और हम इसे देख लिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से टॉर्च है, हमने टॉर्च इस पर दिया, मतलब कि प्रकाश इस पर डाला, तो ये जो प्रकाश इस पर आ रहा है वो टकरा कर हमारी आंखों तक आना चाहिए, तभी वस्तु दिखाई देगी। मान लीजिए कि वहाँ पर हमने इस पर प्रकाश भी डाल दिया, इस वस्तु पर हमने प्रकाश भी डाल दिया, मगर यहाँ पर हम कुछ लगा दे रहे हैं, हम अपने आँख तक इस लाइट को पहुँचने ही नहीं देंगे, तो यह वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। अब मान लीजिए कि हम इस वस्तु को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब कि इस पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। जब तक हम इस पर प्रकाश नहीं डालेंगे तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा नहीं, और जब तक यहाँ से प्रकाश निकलेगा नहीं तो हमारी आंखों तक पहुँचेगा नहीं, तब पर भी ये वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए जरूरी है कि उस पर प्रकाश हो, कोई बाहरी प्रकाश हो या फिर उसका खुद का प्रकाश हो, और वो प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुँचे, तभी हम देख पाएंगे। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, तो यहाँ से कई सारे बल्ब लगे हुए हैं, तो यहाँ से जो बल्बों से प्रकाश निकल रहा है वो मुझ तक आ रहा है, और मुझसे टकरा कर आपके कैमरे, मतलब कि यहाँ से कैमरे की तरफ जा रहा है, तभी आप इसे देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि जैसे आप मेरा चेहरा देख रहे हैं और मैं ऐसे लगा दूँ अपना हाथ, तो यहाँ से जो मेरे मुख से जो प्रकाश किरणें जा रही थी कैमरे तक, वो नहीं जा रही है। अब ये किरणें यहाँ से टकराकर आपके पास जा रही है, तो ये आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए अब इसके गुणों के बारे में समझ लेते हैं कि ये इसके कितने गुण होते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि पहला गुण हमारा है कि कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसमें एक खास बात यह है कि अब जब भी पढ़ते हैं, मतलब कि आपका जो क्लास शुरू हो चुका है, चूँकि हमने लेट शुरू किया है इस सिलेबस को, तो आप अलग जगह पर या फिर इतने दिनों में ज़रूर पढ़े होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पर आप वहाँ पर ये पढ़े होंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पर यह पूरी तरीके से सच नहीं है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपके सिलेबस तक पूरी तरह से सच है कि आपके मतलब कि क्लास 10 तक 12 तक यह मतलब कि ये सीधी रेखा में गमन करेगी, पर जैसे ही आप इससे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको ये गलत सा महसूस होगा कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। क्योंकि जब प्रकाश जो है अंतरिक्ष में गमन करती है तो वहाँ पर वो कर्व होती है, जितना ग्रेविटी होगा उसमें वो उतना झुक जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई खिंचाव है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है अंतरिक्ष में, तो यहाँ पर एक कर्व बनेगा। जब यहाँ पर एक कर्व बनेगा तो प्रकाश ऐसे ना जाकर प्रकाश ऐसे जाएगी,
ठीक है, तो प्रकाश वहां पर भी झुक जाएगी। आप सुने होंगे ब्लैक होल के बारे में, तो ब्लैक होल में जब प्रकाश जाती है तो वहां पर भी वो घूम जाती है, क्योंकि जब प्रकाश को सीधे निकलना चाहिए था तो ब्लैक होल से होकर निकल जाती है, लेकिन वो वहां पर उसी में घूम जाती है। तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ये सच है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पर हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। आप इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए, और अगला है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अब माध्यमों का जिक्र है तो ये समझिए, यहाँ पर सिर्फ माध्यम के रूप में आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक हवा हो गया, एक पानी हो गया, तो ये दो अलग अलग माध्यम है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ आप इतना समझिए, मतलब कि ये आगे आपको चर्चा हो गई, जब आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में प्रकाश के अपवर्तन में, तो वहाँ पर माध्यम की विस्तृत चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक हवा अलग माध्यम हो गया और एक जल अलग माध्यम हो गया। तो हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी और जल में प्रकाश की चाल अलग होगी। ये दूसरा नंबर गुण इसका यही बता रहा है। तीसरा नंबर गुण देखिए, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो गई। निर्वात में कोई विरोध नहीं करता है, कोई इससे रुकावट नहीं देता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो गई। अब चूंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो सभी तरंगों का निर्वात में प्रकाश की चाल एक समान ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जैसे कि आप मान लीजिए रेडियो वेव की बात करते हैं, पराबैंगनी किरणों की बात करते हैं, और रक्त किरणों की बात करते हैं, टीवी वाला जो तरंग होता है उसके बारे में बात करते हैं, माइक्रो तरंग की बात करते हैं, एक्सरे की बात करते हैं, गामा रे की बात करते हैं, तो इन सभी का चाल जो होगा वो निर्वात में एक समान ही होगा। जैसे कि आप पढ़े होंगे तरंगों के बारे में, तो ऐसी तरंग कुछ दिखाई जाती है वहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे करके ये उसकी मतलब तरंगदैर्घ्य के आधार पर बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी तरंगों की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्सरे हो गया, इधर हो गया गामा रे, यहाँ पर एक्सरे, यहाँ पर गामा रे, यहाँ पर हो गई पराबैंगनी किरणें, यहाँ पर दृश्य प्रकाश किरणें, यहाँ पर औरक किरणें, यहाँ पर रेडियो और टीवी तरंगे होती है। तो इन सभी तरंगों की, जैसे कि, और आप ये भी अभी सोच रहे होंगे कि तरंगे, तो जैसे कि हमने पढ़ा इस प्रकार से, हमने अभी तरंग पढ़ा, ये हमारी तरंग इस प्रकार से थी, तो आप इसे फिर से इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, कोई भी चीज़ें जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसे बार बार बनाना कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसीलिए सिर्फ इसके ऊपर नीचे वाले भाग को बनाया गया। और सिर्फ ऊपर नीचे वाले भाग को ही क्यों बनाया? क्योंकि हमारी जो आंखें होती है वो विद्युत तरंग के आधार पर काम करती है। मतलब कि जो भी उससे सिग्नल देना होता है वो विद्युतीय तरंग के रूप में देती है, चुंबकीय तरंग के रूप में नहीं देती है। तो इसीलिए आप जब भी इसे बनाते हैं, मतलब 10th लेवल तक या 12th लेवल तक, तो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग इसी प्रकार से ऊपर नीचे बनाई जाती है। ठीक है, तो जो कि विद्युतीय तरंग के रूप में दिखाई जाती है यहाँ पर। तो लेकिन जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसमें चुंबकीय तरंग और विद्युतीय तरंग दोनों होते हैं। लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ यही, जो कि आसान पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उन सभी का जो चाल होता है निर्वात में जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, या फिर सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है? तो निर्वात में। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा जो गुण है, कह रहा है कि अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कि अलग अलग रंग की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सफ़ेद रंग का प्रकाश जल रहा है, कोई लाल रंग का जल रहा है, कोई हरा जल रहा है। 3 अलग अलग रंगों की चाल जो है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगी। जैसे कि अलग रंग होता कैसे है, तो वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यदि मान लीजिए तरंगदैर्घ्य 700 के करीब है तो वह लाल रंग होता है। ठीक है, जैसे 400 के करीब है तो वो बैंगनी रंग में आता है। ठीक, तो उसी प्रकार से जब अलग अलग रंग, मान लीजिए कि पानी में, जैसे कि पानी में हमने प्रकाश डाला, एक बैंगनी कलर का प्रकाश डाला और एक रेड कलर का प्रकाश डाला, तो इन दोनों का जो चाल होगा वो अलग अलग होगा। ये दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, लेकिन जब माध्यम में जाती है तो इनका चाल बदल जाता है, लेकिन जब निर्वात में रहती है तो ये हमेशा एक समान चाल से ही चलती है। तो ये हो गया आपका गुण। यदि किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, ल्यूमिनस वस्तु क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में अब चर्चा करते हैं। और हाँ, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी जानकारी छूट रही थी कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश किरण पुंज या फिर प्रकाश किरण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो
दीप्त वस्तुएं होती है, अदीप्त वस्तुएं होती है, वो क्या होती है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो किसी भी वस्तु से यदि प्रकाश निकले तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और मान लीजिए कि किसी वस्तु से यदि प्रकाश की किरण निकल रही है या फिर जो किरण निकल रही है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। तो पहले ये समझ लीजिए कि प्रकाश स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी लाइट से मतलब कि बल्ब से लाइट निकल रही है तो उससे प्रकाश निकल रहा है, तो वो बल्ब क्या हो गया, हमारा प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला है हमारा प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। तो किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरण क्या कहलाती है, तो प्रकाश की किरण कहलाती है। यदि उससे किरण निकल रही है तो वो क्या कहलाएगी, प्रकाश की किरण। अब यहाँ पर समझिए, आपको लग रहा होगा कि प्रकाश की किरण और किरण में कोई अंतर हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर भाषा बन कैसे रहता है। देखिए यहाँ पर किरण की जब हम लोग बात करते हैं तो किरण सिर्फ ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन वहीं पर जब प्रकाश की किरण की बात हम लोग करते हैं तो ये उस किरण को दिखा रहा है जो प्रकाश के रूप में है। ठीक है, तो किरण एक ज्यामितीय आकृति होगी। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, 6 क्लास में ही पढ़ाया गया होगा कि किरण आखिर क्या है, रेखा क्या है, किरण मतलब कि जो रेखाखंड होते हैं वो क्या होती है। तो उसी में आप लोग किरण पढ़े होंगे। तो लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ किरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण के बारे में। तो जो प्रकाश मतलब कि वस्तु से जो किरण निकल रही है, जो वस्तु से किरण निकल रही है मतलब कि एक ज्यामितीय आकृति ऐसी बन रही है, तो इसी ज्यामितीय आकृति को मतलब कि इसी ज्यामितीय आकृति को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक प्रकाश स्रोत हो गया, उससे एक किरण निकल रही है, तो वो किरण तो निकल रही है प्रकाश के रूप में, लेकिन वो दिख कैसी रही है, किरण के जैसी। तो यहाँ पर यही समझना है कि सिर्फ किरण की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। किरण की सिर्फ बात करेंगे तो वो ज्यामितीय आकृति हो गया, और प्रकाश की किरण की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस किरण की बात कर रहे हैं जो प्रकाश के रूप में है। तो यहाँ पर आप इसे पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि किसी भी प्रकाश स्रोत से यदि कोई किरण निकलती है या फिर किरण नुमा कोई आकृति बनती है तो उस किरण नुमा आकृति को या फिर किरण को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्रकाश किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश किरण पुंज को समझिए, जब वही आकृति मतलब कि किरण नुमा आकृति अधिक मात्रा में निकलने लगे। तो वास्तव में तो आप लोग अधिक मात्रा में ही देखते हैं, जैसे कि एक किरण तो आप देख नहीं रहे हैं, आप जब भी देख रहे हैं तो कई सारी किरणें एक साथ देख रहे हैं। तो वास्तव जीवन में किरण को लगभग नहीं देखा जाता है। और यहाँ पर देखिए, जब आप किरण पुंज की बात करते हैं तो ये हमेशा आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी भी यदि हमसे भी कोई किरण निकल रही है तो हम भी एक प्रकाश स्रोत है। चूंकि हमने पहले भी चर्चा कर लिया है कि किसी भी वस्तु से जब तक प्रकाश टकरा कर आपकी आंखों तक ना जाए तो आप उसे नहीं देख पाते हैं। तो मतलब आप हमें देख पा रहे हैं तो हमसे भी किरण निकल रही है। तो जो ये किरणें निकल रही है, ये किरणें निकल रही है प्रकाश के रूप में निकल रही है, और एक नहीं निकल रही है, अधिक मात्रा में निकल रही है। तो इन्हीं अधिक मात्रा में निकली हुई किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। यदि आप इसका चित्र बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से करके यहाँ पर इसका चित्र बना सकते हैं किरण पुंज के रूप में। यदि आप इसका वास्तविक चित्र बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक टॉर्च हो गया और इससे अब ये लाइट निकल रही है, अब ये किरणों के रूप में निकल रही है। वास्तव में ये प्रकाश ही निकल रहा है, लेकिन इसकी आकृति कैसी है, किरण की आकृति है। और किरण कहता क्या है कि वो एक तरफ अनंत पर बढ़ता जाएगा, और ये भी एक ही तरफ बढ़ रहा है, पीछे तो बढ़ नहीं रहा है, एक ही तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसे किरण के रूप में लेकर चलते हैं। तो इन किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और यदि आप किरण को बनाना चाहते हैं तो ऐसे करके आप एक एक को डिनोट कर सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए जरूर। अब आगे चलिए बात करते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती है, बीम ऑफ लाइट होती है, ये कितने प्रकार की होती है। जैसे कि यदि हम बात करें तो प्रकाश की किरणें, कुछ किरणें फैलती है, कुछ किरणें सिकुड़ जाती है, और कुछ किरणें समानांतर आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो हम इन्हीं तीनों प्रकारों के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो समानांतर किरण पुंज होती है, जो मतलब कि अभिसारी किरण पुंज होती है, जो अपसारी किरण पुंज होती है, वो किस प्रकार से होती है, उसे याद रखने का कोई ट्रिक है या फिर नहीं, ये भी आपको पूरी तरीके से समझाते हैं। यदि आपका यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया है या फिर क्लियर नहीं हुआ है, आपका कोई डाउट रह रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे आप समझते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। आइए थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकल के रूप में भी देख लेते हैं कि जो प्रकाश स्रोत या फिर प्रकाश किरण या फिर किरण पुंज आखिर होता कैसे है। तो देखिए, चूंकि किसी भी वस्तु से यदि प्रकाश निकले तो वो प्रकाश किरण मतलब कि प्रकाश स्रोत कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास उपकरण है जिससे ये लाइट निकल रही है, आपको यहाँ पर ग्रीन लाइट दिख रही होगी। तो जब इससे एक लाइट निकल रही है तो ये वस्तु अब क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। इससे यदि ये प्रकाश का सोर्स बन गया है, चूंकि इससे अब लाइट निकल रही है तो ये वस्तु अब क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक, अब चूंकि देखिए ये
यदि हम मान ले इसे एक किरण के रूप में, सिर्फ एक किरण मान ले, तो ये हमारी जो किरण है, मतलब कि किसी वस्तु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण, ठीक है। तो या फिर प्रकाश की जो बनी किरण नुमा आकृति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर यह ये हो गया हमारा प्रकाश का स्रोत, ये हो गया हमारा प्रकाश का स्रोत, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरणें। तो ये हो गया हमारे प्रकाश का स्रोत, और इससे निकल रही है ये हमारी किरण है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक किरण निकल रही है, ग्रीन किरण, ठीक है। अब समझते हैं कि किरण पुंज आखिर कैसा होता है, तो उसे भी देखिए यहाँ पर। चलिए अब देख लेते हैं कि किरण पुंज आखिर कैसा होता है। जब हमने चर्चा किया कि किरण पुंज के बारे में, तो किसी प्रकाश स्रोत से, तो हमारे पास ये प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रही है। अभी हमने चर्चा किया कि यदि एक किरण के रूप में निकल रही है तो हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण। जब यही एक से अधिक के मतलब कि किरणों के समूह के रूप में निकले तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उस किरण के समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो किरणें निकल रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो किरणें निकल रही है ये सिर्फ एक नहीं है, ये एक से अधिक किरणें हैं जो कि एक प्रकाश स्रोत से निकल रही है। तो यहाँ पर किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश किरण पुंज। तो यहाँ पर जो ये समूह बन रहा है प्रकाश की किरणों का, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक प्रकाश किरण पुंज जो है फैल रहा है आगे की तरफ, कुछ प्रकाश किरण पुंज ऐसे होते हैं जो समानांतर बढ़ते हैं, और कुछ प्रकाश किरण ऐसे होते हैं जो एक बिंदु पर मिल जाते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये आगे देखिए, चलिए आइए समझ लेते हैं कि प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के बारे में, कि ये प्रकार कितने प्रकार, मतलब कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है और ये इनकी परिभाषाएं क्या होती है, इनका नाम क्या क्या होता है। तो देखिए हमारा पहला है प्रकाश किरण पुंज पैरेलल बीम। तो आइए इसे समझते हैं। जब बात करते हैं हम लोग समानांतर किरण पुंज के बारे में, पैरेलल बीम के बारे में, तो इससे के नाम से ही पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि ये प्रकाश की किरणें वैसी होंगी जो आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। जब ये प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर होंगी तो इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक हो गई, ये लाइन हो गई, मतलब कि ये किरण हो गई, और ये किरण ये हो गई, और मान लीजिए कि एक किरण एक एक ये हो गई। ये तीनों किरणें एक मतलब दूसरे के समानांतर है। जब ये किरणें आगे बढ़ते हुए भी समानांतर रहती है तो इन्हीं मतलब कि किरणों को क्या कहेंगे हम लोग, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। तो इसका चित्र भी आप चाहे तो बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किरण ये हो गई, ये किरण ये हो गई, अब ये तीनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है तो इसीलिए इसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। चूंकि ये किरणों का समूह है तो किरण पुंज तो कहेंगे, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये तीनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है। तो जब ये इसकी खासियत के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो इन किरण पुंजों को समानांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। यदि आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं समानांतर किरण पुंज, ठीक है। तो आप इसे समानांतर किरण पुंज लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज की। तो अभिसारी किरण पुंज का गुण ये होता है कि वो आगे चलकर एक बिंदु पर मिल जाती है। मान लीजिए कि ऐसे ये किरणें ऐसे फैलती हुई आ रही थी, ऐसे फैलती हुई ये आ रही थी इधर से, और यहाँ पर एक बिंदु पर मिल गई। तो जब ये आपस में फैलती हुई किरणें जब आकर एक बिंदु पर मिलेंगी तो उन्हें क्या कहेंगे हम, अभिसारी किरण पुंज। यदि आप याद रखने का ट्रिक खोज रहे हैं कि आप याद कैसे रहेंगे, जैसे कि समानांतर तो आपका हमेशा क्लियर रहेगा कि समानांतर एक दूसरे के समानांतर होगा तो वो समानांतर रहेगा, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि अभिसारी किरण पुंज कौन था और अपसारी किरण पुंज कौन था। ये हमेशा कंफ्यूजन लगा रहता है। तो इसे याद रखने का ट्रिक आप जैसे कि देख लीजिए, अभिसारी का मतलब होगा कि आप इसे याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी से अभिसारी और मिलने वाला क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज। मतलब कि अभी मिलने वाला जो प्रकाश की किरण पुंज होगी वो क्या कहलाएगी, अभिसारी किरण पुंज। अब चूंकि अभिसारी क्लियर हो गया तो अपसारी भी क्लियर हो जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो कौन, अपसारी, और अभी मिलने वाला जो किरण पुंज होगा वो अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिक हो गया। यहाँ पर आप इसे ट्रिक के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो आप इसे ट्रिक के रूप में ले सकते हैं कि अभी जो प्रकाश की किरण मिलेगी उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे कि यह कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण पुंज आगे चलकर एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप अक्सर छोटे होंगे तो आप ये ट्राई करते होंगे कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता था मैग्नीफाइंग ग्लास, उसे आप प्रकाश की किरण पर रखते थे, मतलब कि सूर्य के प्रकाश के सामने, तो वो एक बिंदु के रूप में मिलता था। जैसे कि उसी का चित्र यहाँ पर बना देते हैं, देखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा निकली हुई प्रकाश की किरणें हैं।
यहाँ पर जैसे ये सूर्य की किरणें आ रही है और आप मैग्नीफाइंग ग्लास बीच में लगा दिए, तो वहाँ से जो अपवर्तन के बाद ये किरणें एक बिंदु पर मिल रही है, तो इन किरणों को, जैसे कि ये वाली ऊपर वाली किरण नहीं, जो नीचे वाली किरण है, ये किरणें एक बिंदु पर मिल रही है, तो इस किरण को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण। चूंकि ये अभी मिल रही है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो ये मैग्नीफाइंग द्वारा ग्लास द्वारा निकली हुई प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस द्वारा मिलती हुई प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस के बारे में आगे चर्चा करेंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें, इसे सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास को सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। यदि बात करें समानांतर किरण पुंज द्वारा निकली हुई प्रकाश की किरणों को, तो मतलब कि इसका जो उदाहरण होगा, ये एक नोट आप लिख सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए कि अधिक दूर से, तो यहाँ पर देखिए नोट, अधिक दूर से आते हुए प्रकाश की किरणों को समानांतर माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप सूर्य की प्रकाश की बात करते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत दूर से आता है, तो उसकी प्रकाश की किरणों को समानांतर माना जाएगा। यदि वो प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर है तो वो कौन सा किरण पुंज कहलाएगी? समानांतर किरण पुंज। चंद्रमा की बात करें तो वो भी अधिक दूर से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो वो भी समानांतर होंगी। जब समानांतर है तो कौन सी? समानांतर किरण पुंज। इसी प्रकार से तारों की बात करें तो वो भी समानांतर किरण पुंज थी। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, चंद्रमा से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, और अलग अलग प्रकार के जैसे कि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें आप इसके उदाहरण में ले सकते हैं। इसके उदाहरण में आप ले सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा निकली हुई प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस द्वारा मिलती हुई प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित प्रकाश की किरणें, ये आप ले सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग अपसारी किरण के बारे में। चूंकि हमें पता हो गया है कि जो किरण मिलेगी उसे अभिसारी कहेंगे, अभी मिलेगी तो अभिसारी, तो जो नहीं मिलेगी, जो आगे की तरफ फैलती हुई जाएगी, वो क्या कहलाएगी? हमारी अपसारी किरण पुंज। तो देखिए यहाँ पर यदि प्रकाश की किरण आगे की तरफ फैलती हुई जाती है तो उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती से जो प्रकाश की किरणें निकलती है आगे की तरफ फैलती हुई चली जाती है। एक बल्ब है, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा एक बल्ब हो गया, तो इससे प्रकाश की किरणें तो निकल रही है, प्रकाश की किरणें जब निकल रही है, लेकिन ये क्या हो रही है? फैल रही है। क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ती हुई फैल रही है। जब फैलेगी तो कौन? अपसारी किरण पुंज। और जब अभी मिलेगी, मतलब मिलने वाली होगी, तो वो कौन? अभिसारी किरण पुंज। तो आप इसका एक चित्र भी बना सकते हैं, यहाँ पर एक बल्ब के रूप में या फिर कैंडल के रूप में एक चित्र मैं यहाँ पर बना देता हूँ। आप उसे नोट करते समय जरूर कीजिएगा, क्योंकि चित्र आपको ये पढ़ने नहीं देगा। जैसे आपको मान लीजिए रिवीजन करना है, तो यहाँ पर रिवीजन करते समय आप सिर्फ चित्र देकर समझ जाएंगे कि समानांतर किरण पुंज की खासियत क्या है, कि किरणें आपस में समानांतर जाएंगी। फिर आप ये चित्र देकर ही समझ जाएंगे कि मिलने वाली किरणों को अभिसारी कहेंगे। और जब आप यहाँ पर एक चित्र देखेंगे तो उससे समझ जाएंगे, आपका यहाँ पर टाइम बचेगा। जब आप बात करेंगे इनके बारे में तो आप पढ़ेंगे तो इसमें टाइम खर्च होगा, चूंकि आप देखेंगे एक नज़र में ही आपका पूरी तरीके से रिवीजन क्लियर हो जाएगा। तो चित्र बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विज्ञान को समझने के लिए हमेशा चित्र की ज़रूरत होगी, तो आप इससे घबराइएगा मत कि बार बार चित्र बनाना पड़ रहा है। चित्र ही आपको असली विज्ञान समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ, उसे भी ध्यान रखिएगा। तो आप ये चित्र बना सकते हैं, एक कैंडल है जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, और चूंकि ये जो प्रकाश की किरणें निकल रही है वो फैल रही है। आप यहाँ पर किसी का भी चित्र बना सकते हैं, जो फैलाव दिखाएगा वो अपसारी ही होगा। जैसे कि आप ये भी चित्र बना सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पर ये चित्र आप बना सकते हैं। आप मान लीजिए जैसे कि हमने पहले चर्चा किया था किरण पुंज के बारे में, तो उसमें एक टॉर्च को दिखाया था, तो वो भी चित्र आप बना सकते हैं, उसमें भी फैलाव को ही दिखाया जा रहा था। तो चित्र बनाते रहिएगा, क्योंकि चित्र से आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, मतलब कि वस्तुओं के, जैसे कि किस प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को किस किस प्रकार से बांटा गया है उसके बारे में। यदि आपका कोई भी डाउट इसमें रह रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। डाउट से अब जैसे ही आप उसे पूछेंगे, यदि मैं उसका उत्तर देता हूं कमेंट में, तो आपका वो हमेशा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ध्यान में रहता है। चूंकि आप लिखते हैं अपने डाउट को, कमेंट में क्या करेंगे? लिखेंगे, तो लिखने से चीज़ें आपको ध्यान में आती है, और वहीं पर जाकर आप फिर से देखेंगे कि आंसर क्या है, तो वो आपका हमेशा याद रह जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जो भी आपका डाउट हो रहा है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे अपसारी लेंस के बारे में, अभिसारी लेंस के बारे में, अपसारी दर्पण के बारे में, अभिसारी दर्पण के बारे में, तो उन सभी में ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। उन सभी में ये ट्रिक काम करेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, उनका गुण क्या होता है, वो आखिर किस आधार पर, मतलब कि क्यों प्रकाश के आधार पर वो बांटी गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के। पहली है दीप्त वस्तु, मतलब कि प्रदीप्त वस्तु। इसे दीप्त या फिर स्वप्रकाशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कई कई नाम होते हैं, लेकिन अंग्रेजी आप याद रखिए, अंग्रेजी सिर्फ एक नाम होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसे ल्यूमिनस याद रख सकते हैं। और दूसरा है हमारा अप्रदीप्त वस्तु, मतलब कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
तो ये देखिए प्रदीप्त वस्तु की खासियत क्या है कि इसके पास दिखने के लिए खुद का प्रकाश होता है। अब चूंकि हम लोग प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को बांट रहे हैं तो जरूरी है कि वो हमें दिखे। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को बांटने का मतलब क्या है कि वो हमें दिखे। जब तक वो हमें दिखेगा नहीं तो हम उसे बांट कैसे पाएंगे प्रकाश के आधार पर, मतलब उससे यदि प्रकाश निकलेगा ही नहीं तो हम उसे प्रकाश के आधार पर बांट नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यदि बात करते हैं ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल से प्रकाश नहीं निकल सकता, तो उसे हम प्रकाश के आधार पर उस वस्तु को, मतलब यदि हम उसे वस्तु माने तो उसे हम लोग प्रकाश के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं निकल सकता, तो अंधेरे कमरे में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए कि कोई बिस्तर रखा हुआ है, मेज रखा हुआ है, तो जब उससे प्रकाश निकल ही नहीं रहा है तो हम उसे इस आधार पर नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रकाश को आधार पर जब हम वस्तुओं को बांट रहे हैं तो जरूरी है कि वस्तु से प्रकाश निकले। ठीक है, ये प्रकाश किसी का भी हो सकता है। यदि मान लीजिए कि मुझसे प्रकाश निकल रहा है तो मुझे भी प्रकाश के आधार पर बांटा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि यदि मान लीजिए मुझे प्रकाश के आधार पर बांटा जा रहा है तो वो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि प्रदीप्त वस्तु की बात करते हैं तो प्रदीप्त वस्तु की खासियत यह है कि इसके पास खुद का प्रकाश होता है। मतलब कि मान लीजिए किसी वस्तु को दिखाना है, खुद को यदि उसे दिखाना है, यदि उसके पास खुद का ही प्रकाश है जिसकी मदद से वो खुद को दिखा रहा है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। यदि हिंदी की बात करें तो और हिंदी के नाम इसके हैं, दीप्त वस्तु कह सकते हैं, स्वप्रकाशी वस्तु भी इसे कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जलता हुआ बल्ब हुआ, तो जलता हुआ बल्ब कहने का मतलब यह है कि उसके पास अभी उस समय जब वो जल रहा है उस समय उसका खुद का प्रकाश उससे निकल रहा है जिसकी मदद से हम उसे देख पा रहे हैं। वो दूसरे की प्रकाश से नहीं चमक रहा है, वो खुद के प्रकाश से चमक रहा है जिसकी मदद से हम उसे देख पा रहे हैं। यदि बात करते हैं सूर्य की हम लोग, तो वहाँ पर जब सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य के पास खुद का प्रकाश है। जब सूर्य का बात करते हैं हम लोग तो सूर्य के पास उसका खुद का प्रकाश है जिसकी मदद से वो चमक रहा है और हमें दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये बल्ब हुआ, या फिर हम देख रहे हैं यदि ये इस बल्ब को मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल्ब हुआ, यदि हम इसे देख पा रहे हैं और ये जल रहा है, चूंकि ये जल रहा है, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये जल रहा है, तो इससे निकली हुई प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुँच रही है। मतलब कि इसी की प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुँची, किसी दूसरे वस्तु की प्रकाश की किरण ऐसे नहीं हुआ। मान लीजिए कि कोई मेज है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मेज है और हम इसे देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेज तो खुद से प्रकाश नहीं जनरेट कर सकता है। तो जब यह खुद से प्रकाश जनरेट नहीं कर पा रहा है तो यह हमें दिख रहा है, फिर भी हमें दिख रहा है, मतलब कि ये दूसरे के प्रकाश को अपने से मतलब टकरा कर हमारी आंखों तक भेज रहा है, तभी ये दिख रहा है। जैसे कि मैं दिख रहा हूँ तो मेरे पास खुद का तो कोई प्रकाश नहीं है, मैं खुद से कोई प्रकाश जनरेट नहीं कर पा सकता। तो यहाँ से जो लाइटें निकल रही है, मतलब अलग अलग प्रकार की जो लाइटें हैं यहाँ से निकल रही है, तो उनसे जो प्रकाश आ रहा है मुझसे टकरा रहा है, टकराने के बाद आपको दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपकी आंखों तक जा रहा है तभी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा खुद का प्रकाश नहीं है, तो जब मेरे पास मेरा खुद का प्रकाश न हो तो वो कहलाएगी अप्रदीप्त वस्तु है। यदि किसी वस्तु के पास खुद को दिखाने के लिए खुद का प्रकाश न हो तो वस्तु क्या कहलाएगी, अप्रदीप्त, अंग्रेजी में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यदि वहीं पर बात करें, यदि खुद को दिखाने के लिए खुद का प्रकाश है तो वो क्या कहलाएगी, लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब कि प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण को समझ लीजिए नॉन लुमिनस वाले का भी। जैसे चांद, यदि चांद की बात करते हैं तो चांद के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य की प्रकाश को से चमकता है। मतलब कि यदि मान लीजिए यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर सूर्य है, ठीक, यहाँ से सूर्य से प्रकाश निकल रही है और यहाँ पर चांद है, ठीक, ये हमारा मान लीजिए ये मून है और ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर इसे अर्थ ले लीजिए, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकली और गई चांद पर जाने के बाद वहां से टकराई और टकरा कर पृथ्वी पर आ रही है जिसे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर चांद को दिखने के लिए इसका खुद का प्रकाश नहीं है, ये चांद खुद को दिखाने के लिए किसके प्रकाश का यूज किया, सन के प्रकाश को यूज किया, मतलब सूर्य के प्रकाश को यूज किया। तो यहाँ पर जो ये सूर्य, मतलब यहाँ पर जो चांद है, ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये हमारा नॉन लुमिनस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ से डायरेक्टली सूर्य को देख रहे हैं, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक सूर्य वाली आ रही है, तो डायरेक्टली जब सूर्य का प्रकाश आ रही है हमारे पास, तो ये जो सूर्य होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, दीप्त वस्तु में आ जाएगा, मतलब कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसे याद रखने के लिए सिर्फ सिंपल सी बात है कि यदि खुद को दिखाने के लिए खुद का प्रकाश है तो वो दीप्त है, मतलब कि वो लुमिनस है। यदि खुद को दिखाने के लिए खुद का ही प्रकाश नहीं है तो वो कौन सा होगा, अदीप्त हो जाएगा, मतलब कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश की दृष्टि से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट रह जा रहा है इस चीज़ से लेकर तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताइए कि ये पेन क्या है, लुमिनस है या फिर नॉन लुमिनस है।
आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पेन लूमिनस है या फिर नॉन लूमिनस है। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि एक लालटेन है जो बुझी हुई है लेकिन हमें दिख रही है, तो बताइए कि वो लालटेन जो होगा वो लूमिनस होगा या फिर नॉन लूमिनस होगा, मतलब कि दीप्त होगा या फिर अदीप्त होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आप यदि उस एक बार लिखते हैं तो उस चीज़ को आप याद कर लेते हैं, मतलब कि वो आपका जो दिमाग होगा उस चीज़ को हमेशा के लिए आपके मेमोरी में सेट कर देता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी तरीके से लिखने के लिए, क्योंकि जब तक आप मान लीजिए खुद से नोट नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखने की चीज़ें कई बार आप देखते हैं और भूल जाते हैं। और पढ़ाई में अक्सर ये होता है कि आप देख रहे हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं, चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। सामने तो पढ़ा रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, बस वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा है। लेकिन जब आप खुद से नोट्स क्रिएट करने लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद से बिना देखे आप इन चीज़ों के बारे में लिखिए कि आप याद रखिए, जैसे पूरा क्लास खत्म करने के बाद आप क्या करेंगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के बारे में लिखेंगे। तो आप एक रफ कॉपी उठाएंगे, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को लिखे, कितने प्रकार की होती है इसकी परिभाषा जो आप समझे हैं वो लिखे, फिर अगला प्रकार लिखे, उसे समझे। अब वहाँ पर आपने क्या किया, वो खुद से जनरेट किया है पूरी लाइनों को। तो जो जो आपको चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही होंगी, जब आप खुद से उसे लिखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। और आप फिर से मिलाएंगे स्क्रीनशॉट से कि कौन सी चीज़ें इसमें छूट गई है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए लिख रहे हैं कि वैसी वस्तु जो खुद का प्रकाश जनरेट करती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर छोड़ दिया कि इसे और नामों से भी जाना जाता है, तो उन चीज़ों को भी उसमें शामिल करना जरूरी हो गया। तो आप फिर से स्क्रीनशॉट देखे हैं और उसमें जब आप देखें कि ये चीज़ छूट गई है तो आप उसमें भी ओ भी जोड़ दिए। अब का आपका पूरा नोट्स जो है तैयार हो गया। अब आप उसे फेयर पर लिख सकते हैं, मतलब कि जो साफ सुथरा वाली कॉपी होती है उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो महीना भर आपका रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। महीने भर के बाद आप कॉपी उठाइए, एक बार रिवीजन कीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को देखते हैं। जैसे कि हमने ये वस्तु देखा किस आधार पर, तो ये वस्तु हमने देखा है प्रकाश के आधार पर, जिससे भी प्रकाश निकलेगी उसे बांट रहे हैं। यदि प्रकाश निकल रही है, मान लीजिए दीवारें हैं आपके सामने, जो सॉरी, जो यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने फ़ोन है, फ़ोन से आप देख रहे हैं तो वहाँ से आपको फ़ोन, मतलब कि जो फ़ोन है वो दिखने के लिए वो अलग प्रकाश का यूज नहीं कर रहा है, वो अपना खुद का प्रकाश आपकी आंखों तक डायरेक्ट भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ़ोन जो होगा वो लूमिनस हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो कॉपी कलम आप देख रहे हैं उसके पास तो खुद का कोई प्रकाश नहीं है, तो वो खुद को दिखाने के लिए जब दूसरे चीज़ों का प्रकाश की यूज कर रहा है, वहाँ से वो खुद से टकरा कर आपकी आंखों तक भेज रहा है, तो उस वस्तु को, मतलब जो वो कॉपी कलम है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई प्रकाश के आधार पर, जब प्रकाश निकल रही है तो हम उसे बांट रहे हैं। अब अगला बांटेंगे हम लोग पारदर्शिता के आधार पर कि वो कितने ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि कितना उससे प्रकाश होकर गुजर रहा है, इस आधार पर बांटेंगे हम लोग किसे, वस्तु को। तो वस्तु को हमने एक तो बांटा प्रकाश के आधार पर, और अगला बांटेंगे हम लोग पारदर्शिता के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं के प्रकार को। यहाँ पर देखिए, पहला प्रकार हमारा है ट्रांसपेरेंट अर्थात कि पारदर्शी, दूसरा है अर्धपारदर्शी, तीसरा है अपारदर्शी। ये चीज़ें आप छठी 7वीं क्लास में भी सीख गए होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बताना जरूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अगले सेशन, मतलब कि जब चैप्टर बढ़ेगा तो उसमें भी इसका चर्चा होगा कि ट्रांसपेरेंट वस्तु के बारे में, कि उससे प्रकाश किस प्रकार से निकलती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक अलग माध्यम हो गया, या फिर रंगीन पानी है, तो हमने बताया कि माध्यम जैसे कि एक हवा हो गया, एक रंगीन पानी हो गया, तो पानी एक अलग होगा, एक रंगीन पानी अलग माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे रिवाइज कराया जाता है 10th क्लास में भी, कि पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को। ठीक, तो आइए समझ लेते हैं। जैसे कि पारदर्शिता के आधार पर वस्तु 3 प्रकार की। पहला होता है हमारा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, तो ये वैसी वस्तु होती है जो खुद से प्रकाश को जाने से नहीं रोकती है। ठीक है, ये मतलब कि अपने से होकर पूरी तरह से प्रकाश को जाने दे, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट कहेंगे, मतलब कि पारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक, तो आइए समझ लेते हैं, एक बार परिभाषा को भी से देख लेते हैं। जैसे कि ऐसी वस्तु जो खुद से होकर सभी प्रकाश को जाने दे, तो उसे पारदर्शी, मतलब कि पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ट्रांसपेरेंट वस्तु कहते हैं। जैसे कि साफ पानी हो गया, कांच हो गया। ठीक, मतलब कि जो पारदर्शी पॉलिथीन होता है वो भी, जिसमें आप वस्तु को लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए चीनी खरीदने गए हैं, तो चीनी जिसमें देता है काला वाला चमकी नहीं, जो ऐसे देता है सफ़ेद वाला जिसमें आर पार पूरी तरीके से दिखता है, तो वो वाला प्लास्टिक भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर पारदर्शी वस्तु हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके चित्र से देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक वस्तु बनाया, मान लीजिए ये एक वस्तु है,
और इससे प्रकाश की किरणें जा रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इधर से किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकल कर इस वस्तु से यदि जा रही है, मान लीजिए इस वस्तु से गई यहाँ पर प्रकाश की किरण निकल कर, तो यदि ये पूरी तरह से प्रकाश की किरण को जाने दे, पूरी तरीके से थोड़ा सा भी न रोके, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि इस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। इस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। इस वस्तु को हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से प्रकाश इस पार से उस पार चला जा रहा है, ठीक है, तो इस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु। अब इसी में जब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पारदर्शी पे, ट्रांसलूसेंट पे, तो वहां पर हम इसे समझते हैं कि जब इससे थोड़ा सा प्रकाश ही निकल कर जाए, समझ रहे हैं, जब इससे थोड़ा सा ही प्रकाश के, जैसे आप पॉलिथीन लिए हैं, अब वो वाला सफ़ेद वाला पॉलिथीन नहीं है, अब की तो पीला पॉलिथीन दिया है आपको चीनी लाने के लिए, तो वो चीनी जो है वो धुंधला सा दिखाई देगा, मतलब कि थोड़ा सा वो पीला पीला दिखाई देगा, और जो पूरी तरह से क्लियरिटी होती है कि मतलब हम आर पार देख पाए, तो वो चीज़ें नहीं दिखाई पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा अर्ध पारदर्शी हो गया, मतलब कि आधे प्रकाश को ही अपने से होकर जाने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा को भी एक बार देख लेते हैं कि ऐसी वस्तु जो खुद से होकर कुछ ही प्रकाश को जाने दे तो उसे अर्ध पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि हल्का गंदा पानी, अब मान लीजिए आप गिलास में पानी लिए, गिलास में पानी लिए, उसमें थोड़ा सा मिट्टी घोल दिए, तो जब आप उस मिट्टी को घोलने से पहले पेंदी को पूरी तरीके से साफ साफ देख पा रहे थे, ठीक, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा मिट्टी घोल दिए तो वो पेंदी पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिख रहा है, वो धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर जो गंदा हल्का गंदा पानी हो गया वो कौन सा हो गया, अर्ध पारदर्शी वस्तु। जैसे कि यहाँ पर देखिए घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच की बात करते हैं, जब कांच की बात करें तो उससे हम लोग आर पार पूरी तरीके से देख पाते हैं, लेकिन जब उसे रफ सरफेस पर घिस देते हैं, उसे के एक सरफेस को रफ कर देते हैं, मतलब कि घिस देते हैं, तो वो अब पूरी तरीके से प्रकाश को नहीं जाने देता है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो वहाँ पर वो कांच क्या हो जाएगा, मतलब हमारा जो घिसा हुआ कांच क्या हो जाएगा, अर्ध पारदर्शी हो जाएगा। तेल से भींगा हुआ कागज, जब आप देखे होंगे कि जब मान लीजिए आप कभी कहीं पर कॉपी कलम रखे होंगे और वहाँ पर तेल गिर गया, ठीक है, तो जब तेल गिर जाता है उस कॉपी पर, तो आप उसके पास लाते हैं, आंख के सामने लाते हैं, तो आप देख पाते हैं कि दूसरी तरफ का दिख रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो भींगा हुआ कागज हो गया वो हमारा क्या हो गया, अर्ध पारदर्शी हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए इसे भी एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक वस्तु हो गया, ठीक, यदि इससे प्रकाश की किरणों की बात करें तो मान लीजिए यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकल कर आ रही है और इससे गुजर रही है, तो यहाँ पर देखा हमने कि ये कुछ ही प्रकाश को जाने दिया। यहाँ पर देखिए 4 गो प्रकाश की किरण निकल कर आई, लेकिन जा कितना रही है, 2 ही निकल के जा रही है, तो ये कुछ प्रकाश की किरणों को इधर ही रोक दिया। तो ये यहाँ पर कुछ को जाने दे रहा है, कुछ को रोक रहा है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगा, हमारा अर्ध पारदर्शी वस्तु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अर्ध पारदर्शी वस्तु। यहाँ पर ये वस्तु क्या कहलाएगा, हमारा अर्ध पारदर्शी वस्तु कहलाएगा, ठीक। जब पूरी तरीके से प्रकाश को जाने दे तो पारदर्शी, जब आधे प्रकाश को या फिर कुछ कम कर दे उस प्रकाश की मात्रा को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध पारदर्शी। और अब आगे बात करते हैं हम लोग अपारदर्शी वस्तु पर। इसके नाम से यह पूरा तरीके से क्लियर हो गया है कि इससे पारदर्शी नहीं होगा, मतलब कि कोई वस्तु हम इससे आर पार नहीं देख पाएंगे, ठीक। तो इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा है कि यह ऐसी वस्तु जो खुद से होकर प्रकाश न जाने दे तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे इसके चित्र की बात करें तो शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, तो मैं इसका चित्र यहीं पर बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये चित्र इसका हो गया, और ये वाला चित्र जो बना रहा हूँ अभी ये इसका है, ठीक है, मतलब कि और अपारदर्शी का है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाया मैंने। अब ये एक वस्तु हो गई, अब इससे प्रकाश की किरणें हम लोग गुजार रहे हैं, इस पर प्रकाश की किरणें हमने भेजा, लेकिन ये दूसरी तरफ वो प्रकाश की किरणों को जाने ही नहीं दे रहा है। जब तक दूसरी तरफ प्रकाश की किरणों को जाने ही ना दे, मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इस दूसरी तरफ से देख रहे हैं, तो जब तक इससे प्रकाश की किरणें होकर आएगी नहीं हमारी आंखों तक, तो दिखेगी कैसे। तो यहीं पर ये कौन सा वस्तु हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु। और जब हम यहाँ से देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक वस्तु है जिससे पूरी तरीके से प्रकाश क्या हो जा रही है, हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारी आंखों को पूरा दिखाई देगा, मतलब कि वो वस्तु क्या होगी, मतलब ये वाला वस्तु क्या हो जाएगा, हमारा पारदर्शी हो जाएगा। और इसकी बात करें तो मान लीजिए धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश को आने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रकाश को आने ही नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। कौन सा इसका नाम हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु। तो आप ये पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। यदि कोई डाउट बनता भी है इस सेशन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।
तो ये पूरी तरीके से हमने इस सेशन में क्या पढ़ा, पहले पढ़ा प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है, जहां पर मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग को भी बताया, वास्तविक रूप आपका दिखाया, मतलब कि 3D मॉडल दिखाया उसका, जबकि ये भी बताया कि वो 2D में क्यों दिखाया जाता है अक्सर, मतलब कि ऊपर नीचे हिस्से क्यों दिखाया जाता है, जबकि 3D मॉडल उसका अलग होता है। फिर हमने चर्चा किया कि प्रकाश की मदद से हम वस्तु को देख क्यों पाते हैं। फिर हमने बात किया प्रकाश स्रोत के बारे में कि यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है तो वस्तु हमारा प्रकाश स्रोत हो गया, यदि वह किरण के रूप में निकल रहा है तो जो किरण निकल रही है प्रकाश की वो प्रकाश किरण हो गई। अब ये किरणें जब समूह के रूप में निकल रही हैं तो किरण पुंज कहलाई। और जब इन किरणों के अलग अलग गुणों को देखा तो कुछ किरणें समानांतर हो रही थी, कुछ किरणें एक दूसरे से मिल रही थी, मतलब आगे की तरफ मिल रही थी, तो मिलने से अभी मिलेगी मतलब कि अभिसारी, और जो किरणें फैल रही थी मतलब कि अपसारी हो गई। ठीक, और उसके बाद हमने चर्चा किया वहाँ पर प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को बांटा। ठीक, मतलब कि लुमिनस और नॉन लुमिनस, जिसके पास खुद को दिखाने के लिए खुद का प्रकाश है तो लुमिनस, जिसके पास खुद को दिखाने के लिए दूसरे का प्रकाश की जरूरत पड़ रही है, मतलब खुद का उसका प्रकाश नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, नॉन लुमिनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा किया मतलब कि पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं की, तो इसमें हमने चर्चा किया ट्रांसपेरेंट के बारे में, अर्धपारदर्शी और यहाँ पर अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में। तो जो खुद से होकर सभी प्रकाश को जाने दे रहा है वो हमारा हो गया कौन सा, वो वस्तु हमारा हो गया पारदर्शी वस्तु, और जो खुद से होकर कुछ ही मात्रा में प्रकाश को जाने दे रहा है तो हमारा हो गया अर्धपारदर्शी वस्तु, और जो खुद से होकर किसी भी प्रकाश को न जाने दे, जैसे कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, या फिर बहुत गंदा पानी, जैसे कि आप गिलास में पानी थोड़ा मिट्टी मिलाए थे उस समय अर्धपारदर्शी के समय, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेंदी दिख रहा है, लेकिन आप उसमें और मिट्टी मिला दिए और गंदा कर दिए तो वो पेंदी भी आपको अब नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो बहुत गंदा पानी हो गया है वो क्या हो गया है, अब क्या कहलाएगा, अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपका कोई भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में प्रकाश के प्रवर्तन के साथ इसी में, और ऐसे ही आप इस मतलब कि पूरे सिलेबस को अपने इसी तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।